ध्यान दीजिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड लोकस की बात की थी कि जैसे अगर z कोई मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z1 एंड z2 ये दोनों फिक्स्ड हो, तो आपने कहा था अगर मॉड z माइनस z1 इक्वल टू मॉड z माइनस z2 हो तो z का लोकस क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। ऐसे बेटा हमने कुछ बातें की थी, ठीक है। चलो आज देखो हम इसी को बेटा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा जाए, देखो बेटा आपने एक नोट पढ़ा था, एक बार मैं फिर से उसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटे, अगर ऐसी सिचुएशन हो, ये पॉइंट ए है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पॉइंट बी है जो z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट सी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दे बेटा हम इस एंगल को थीटा मान लें। ध्यान देना, हमने बेटा ए बी से एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो आपने कहा था बेटा जो यहाँ पे थीटा होता है आर्गुमेंट ऑफ, बोलो, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है ना। ये बात हमने पहले भी आपको बेटे बता चुके हैं, आप ध्यान देना। यानी हम एंटी क्लॉकवाइज बेटा जा रहे हैं, यानी एरो वाला क्या है, ऊपर है, यानी z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है अंश, कहाँ देख रहे हो तुम? सामने देखो, मुझे देखो। देखो बेटा ये बात आ गई समझ में। यानी ये एंगल जो थीटा होता है आर्गुमेंट होता है z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 का, ठीक है ना। अब देख बेटा, तो अब आगे हम बात करें, ठीक है। ये तो बेटा हमने पहले भी देखा था, इसका हम एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए आपसे कहा जाए नोट बेटा 1, हम आपसे कहें इफ आर्गुमेंट ऑफ, देख बेटा z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, यहाँ क्या है, z मूविंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बेटा मूव कर रहा है, z1 एंड z2 आर ये फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 ये 0 हो या पाई हो, इसका मतलब बोल बेटा लोकस ऑफ z क्या होगा, देन locus of z is the straight line passing through, देखो बेटा z1 एंड z2। समझो बात को, आपसे कहा जाए कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, यानी ये है, मान लो बेटा दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z2 और यहाँ बेटा z1 है, और ये है मान लो p कॉम्प्लेक्स नंबर z। साहिल 11th जेई, एक सेकेंड रुको, करता हूं इसका इंतजाम में। साहिल, देखो बेटा ध्यान दो आप, देखिए ये बताओ अब z माइनस z1 और z माइनस z2, यानी बेटे अगर देखो इसी को हम यूज कर रहे हैं। आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि अगर ऐसा और ऐसा हो, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर az1, ये है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर bz2 और ये c है कॉम्प्लेक्स नंबर z3।
और ये एंगल है थीटा का। तो आपने कहा था कि थीटा इज इक्वल टू बेटा आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये बताओ, अब अगर ये थीटा 0 हो तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। आई बात समझ में? अगर आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 0 या पाई हो तो Z का लोकस क्या होगा बेटा, ये लाइन होगा। आई बात समझ में? भाई एंगल कितना हो गया, 0 हो गया ना। अगर ये 0 है तो पॉइंट्स कहाँ आ गए, लाइन पे आ गए। पाई है तब भी लाइन पे आ गए। हाँ इतना ध्यान देना, अगर 0 है तो पी ये इसके बीच में कहीं आएगा, और अगर बेटा ये पाई है तो इसके बाहर का पोर्शन आ जाएगा। ऐसा आप देख लीजिए। यानी अगर आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन ये Z माइनस Z2 अगर बेटा ये पाई है या 0 है तो आपने कहा इस ये जो Z होगा वो लाई करेगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। समझ गए? अगर एंगल 0 होगा तो पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। पाई होगा तो क्या हो गए, कोलिनियर। अगर ये 0 पाई के अलावा कुछ हो तो क्या देगा, ये सर्कल दे देगा। अब देखो कैसे बेटा, ध्यान दो, आप नोट करिए। ये हो गया नोट 1, ठीक है ना। अब देखो बेटे, आपसे कहा जाए नोट 2। देखो बेटा, अब आपसे कहें हम इफ आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। अब बोलो बेटा, देन लोकस ऑफ Z क्या होगा, आंसर बोलो आप। एस सर पर मैसेज कर, लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल हैविंग Z1 Z2 as diameter, having Z2 diameter। ठीक है बेटा, ये बात समझ गए आप। having Z1 Z2 as diameter, ठीक है बेटा, having Z1 Z2 as diameter। समझ सकते हो आप कैसे? देखिए, आपसे कहा जाए अगर बेटा ये सर्कल का डायमीटर है, हम आपने कहा देखो समझो बात को, अगर ये है Z1 और ये पॉइंट बी है Z2, बेटे यहाँ Z1 Z2 आर फिक्स्ड, और अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर p है जिसको मूव करने की शर्त है कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1। देखो बेटे, अगर ये एंगल 90 का है तो आप कहोगे 90 या पाई बाई 2। बेटे बात एक ही है, 90 या पाई बाई 2। तो आपको पता है अब ये पॉइंट इस सर्कल पे मूव करेगा बेटा। तो आप क्या लिखोगे, देखो अब ये 90 अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 90 बेटे क्या होगा, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z अपॉन Z2 माइनस Z, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। अगर ये पाई बाई 2 है या माइनस पाई बाई 2 है तो बेटा Z का लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका डायमीटर क्या होगा, AB। locus of Z is a circle having diameter AB। समझ के बात को? तो Z का लोकस बेटा एक सर्कल होगा जिसका डायमीटर क्या होगा, AB होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। लोकस ऑफ Z इज अ सर्कल हैविंग डायमीटर AB। अब बेटे तीसरी बात देखिए, अगर यहाँ 0 या पाई था तो लोकस स्ट्रेट लाइन था। अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 है, सर्कल है और जिसका डायमीटर क्या AB है। अब अगर हम बात करें बेटा नोट 3 की, आप नोट करते चलो फटाफट। हम आपसे कहें हम यहाँ पर बेटे बात करें नोट 3 की। देखिए आपसे कहा जाए कि अगर देखो बेटा आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, अगर ये थीटा हो और ये थीटा कुछ फिक्स्ड हो, इसका बेटे then locus of Z is a circle या is a part of a circle passing through
अभी समझा देता हूं। पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2, समझ गए बात को। अगर यहीं पे देख बेटा, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, हम आपसे कहें, देखिए समझो बेटा, मान लो ये है A, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये पॉइंट है B, कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। अब देखिए, अब देखिए बेटा, अगर आपसे कहें हम, ये एक ऐसा बेटा एक सर्कल है, अब यहाँ पर पॉइंट P है, ये Z है, अब पॉइंट P यहाँ आ जाए या पॉइंट P यहाँ आ जाए, Z तो बेटा मूव कर रहा है। और अगर ये आर्गुमेंट आपने कहा दे बेटा ऐसा, फिर ये देखो बेटे, हम आपसे कहें, ये देखो बेटा, आपसे कहा जाए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है ना, यानी ऐसा, फिर आपने कहा बेटे ऐसे। अब अगर बेटा ये एंगल थीटा फिक्स हो, ये थीटा हो, ये थीटा हो, ये थीटा हो, तो पी का लोकस क्या होगा बेटा, सर्कल होगा, यानी पार्ट ऑफ द सर्कल होगा, पूरा सर्कल नहीं होगा। अब कैसे, देखो अब यहाँ पर एक केस बना लो बेटे, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो बेटा इस सर्कल का मेजर आर्क होगा, बोलो। और दूसरी बात, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो बेटा माइनर आर्क होगा, माइनर आर्क होगा। आई बात समझ में बेटा, क्या होगा, ओके। हाँ बेटा, हमने लिखा हुआ है ना कि पासिंग थ्रू Z1 Z2, यानी सर्कल Z1 Z2 से पास हो रहा है, यानी ए बी क्या है, कॉर्ड है। और देखो देख बेटा, समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर थीटा 90 से लेस है तो देखो ए बी कॉर्ड हो गई, मेजर आर्क आएगा। और अगर थीटा 90 से बड़ा है तो वो माइनर आर्क आएगा। क्योंकि बेटे अगर हम इस सर्कल को देखो, सर्कल का सेंटर बेटा यहाँ कहीं है, तो मेजर आर्क हुआ। अगर थीटा 90 से कम है, और अगर हम बेटे इस सर्कल को चलो कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, क्या मैसेज आ रहा भाई, अरे बेटा कौन पूछ रहा है यार, थीटा 90 से इक्वल होगा तो पहले हम कर तो चुके, प्लस माइनस पाई बाय 2, तो सर्कल है डायमीटर, अगर डायमीटर है तो मेजर और माइनर आर की बात नहीं होगी। अरे बेटा यहाँ है पीजेड, और अब देखो, देखो समझना बेटा, आपसे कहा जाए ऐसा और ऐसा। अब अगर ये एंगल बेटा थीटा है, देखो अगर ये एंगल थीटा है, और अगर ये मेजर माइनर आर्क, देखो बेटा मेजर आर्क बड़ा वाला, माइनर छोटा वाला, तो माइनर आर्क में एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा होता है। और देख लो बेटे, अब यहाँ पर आप इसको चाहो ऐसे बढ़ा दो, वही चीज आएगी। अब देखो हमें रोटेट करना, अगर देखो यहाँ रोटेट करोगे क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी आपको इसको इधर क्या करना है, रोटेट करना है। आई बात समझ में, कितना होगा ये, Z1 माइनस Z अपान Z2 माइनस Z, और ये कितना होगा, अगर ये थीटा 90 से ज्यादा होगा तो बेटा माइनर आर्क, और थीटा 90 से कम होगा तो ये मेजर आर्क। यानी अगर आर्ग्यूमेंट आप Z माइनस Z1 अपान Z माइनस Z2 अगर थीटा है तो बेटा ये पूरा सर्कल नहीं आएगा, इस सर्कल का कुछ पार्ट मेजर या माइनर, ठीक है ना, मेजर आर्क या माइनर आर्क आएगा। अब जैसे देखो समझो बात को, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन में, बट इतना पहले नोट कर लीजिए, समझ गए। अगर आर्ग्यूमेंट आप Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 अगर बेटा थीटा है तो आप कहोगे ये आर्क ऑफ सर्कल होगा। अगर थीटा 90 के बराबर है तो बेटा डायमीटर हो जाएगा, अगर थीटा 90 से कम है तो मेजर आर्क, और अगर ज्यादा है तो माइनर आर्क होगा।
ठीक है ना। अब देख बेटा ध्यान दो आप, हम आपसे कहें, देखिए एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया सवाल है, आपसे कहा था बेटा फाइंड द locus of the complex number z, ठीक बेटा, satisfying argument of z is equal to बेटा π/4, और आपसे कहा जाए also trace द locus, बेटा आपको लोकस ट्रेस भी करना है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को बेटा आप ऐसे सवाल करो, देखिए ध्यान दो, आपसे कहा जाए सॉल्यूशन, हम आपसे कहें लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो अब देखिए बेटा इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स, आपको पता बेटा y/x, इसका मतलब tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू बेटा कितना π/4, यानी बेटे दिस विल इम्प्लाई y/x इज इक्वल टू tan π/4, दैट इज y/x इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू x। ऐसे भी अगर नंबर का आर्गुमेंट π/4 है तो बेटा वह रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, π/4 का इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। देखिए हमने सॉल्व किया, लोकस आ गया y इज इक्वल टू x। अब बेटा ध्यान दो रे, देख बेटे अब अगर हम आपसे कहें कि ट्रेस द लोकस, हमें लोकस को ट्रेस भी करना है। देख बेटा अब ये y इज इक्वल टू x पूरी लाइन इसका लोकस नहीं होगा, समझो बात को। अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें बेटा, रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, और बेटे ये लाइन है y इज इक्वल टू x, समझो बात को, समझ गए ना। लेकिन बेटे देखो रे, ये ओरिजिन हो गया, ये बेटा रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, और ये एंगल π/4 है, यहाँ पर पॉइंट आपका जेड आ जाएगा, आई बात समझ में। लेकिन बेटा आप देखिए, यानी अब जो लोकस होगा आपका वो इस लाइन का वह पोर्शन होगा जो लाई करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो बेटा, जो लाइज y इज इक्वल टू दिस लाइज इन फर्स्ट, बोलो क्वाड्रेंट। इसलिए बेटा अगर नंबर देखो भाई, अगर नंबर बेटे यहाँ 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 है तब तो आर्गुमेंट क्या होगा, π/4 होगा, ओरिजिन यहाँ आप एक्सक्लूड कर दो। अगर नंबर बेटे यहाँ होगा तो आर्गुमेंट क्या होगा, बोलो 5π/4, यानी y इज इक्वल टू x तो आंसर आया, लेकिन पूरी की पूरी लाइन y इज इक्वल टू x इस नंबर z का लोकस नहीं होगा, यानी y इज इक्वल टू x का वह पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही बेटे लोकस होगा, क्योंकि जो पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट में है वहां पे अगर आप यहाँ पे कोई नंबर लोगे तो इसका बेटे आर्गुमेंट कितना होगा, अरे बोलो रे 5π/4 हो जाएगा। तो आपसे कहा जाए कि उस नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस जिसका आर्गुमेंट π/4 है वो y इज इक्वल टू x का वह पोर्शन होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आई बात समझ में, y इज इक्वल टू x का वह पोर्शन होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बोल बेटा समझ गए बात को। और ये की सवाल है बेटा आपको समझने के लिए, कब आपको पूरा पोर्शन देना है, कब आपको आधा पोर्शन देना है। वेरी गुड। और किसी का अंगूठा आया, अरे टेंशन मत ले रे, मैं अंगूठा मांगूंगा नहीं गुरु दक्षिणा में, है कि अंगूठा मांग लूंगा, टेंशन मत ले। सर जिसका π/4 है उसी का लोकस लेना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उस पर। देख बेटा
अगर एंगल पाई बाई 4 है तो बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स हो गए सारे। इस y इक्वल टू एक्स पे लाई कर जितने भी नंबर होंगे सबके आर्गुमेंट पाई बाई 4 होंगे। लेकिन जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे लाइन वही है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाइन y इक्वल टू एक्स ही है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर होगा उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। अरे बोलो रे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका लोकस होगा पोर्शन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x which lies in first quadrant। बोल बेटा, which lies in first quadrant। बोलो बोलो हाँ या ना। चलो अब देख बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल और डिस्कस करूं मैं, टाइम तो हो रहा, चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लूंगा, पहले एक आध और सवाल दे लो। अब बेटे कुछ हम देखो, इस क्वेश्चन को बेटा आपको एज ए कॉन्सेप्ट, एज ए नोट, जैसा चाहो वैसा आपको लिखना है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा समझ में आपके आया होगा कि देखो यहां से हमने लोकस निकाला y इक्वल x, लेकिन y इक्वल x पूरी लाइन बेटा लोकस नहीं है, क्योंकि इस लाइन का जो पोर्शन बेटा चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर जो नंबर इस लाइन पे लाई करेगा उसका आर्गुमेंट 5 पाई बाय 4 होगा। अरे बोलो भाई, चलो आगे बढ़े। अब बेटे कुछ छोटे छोटे सवाल, ठीक है ना, यही मेंस की। अच्छा अब बेटा थ्योरी ये पूरी हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी कंप्लीट, और जितना आपके नोट्स में है वो बेटा बोर्ड तो है ही नहीं है, जेई मेंस जे एडवांस दोनों के हिसाब से है, ठीक है ना। और आपको जितना आप मेहनत करोगे, जितनी चीजें दिमाग में रखोगे, वैसा आपका सवाल सही होगा, ठीक है ना। यानी अब कुल मिला के गेंद आपके पाले में है, जैसा खेलोगे, ठीक है ना, वैसा रिस्पॉन्स आपके बेटे आएगा, ठीक है ना। नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा, मैं क्या, साक्षात अगर ब्रह्मा भी आएंगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, और होना होगा तित्ते में हो जाएगा। यानी अब आपका रोल है कि नोट्स कंप्लीट हो गई, उसको आप रिवाइज करो। कल से हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर जो आपको हमने सीए असाइनमेंट भेजे हैं ना 1 से लेके 5 तक, अभी आज आपको 6 भेज दूंगा, इनका बेटे हम 1 बाय 1 डिस्कशन, एंड देन फिर हम आगे, ठीक है ना, स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो कुछ छोटे छोटे सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल क्या है बेटा, राइट डाउन, लेट ए Z1, समझ गया ना, B Z2 and C Z3 are 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ गया बेटा, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हम आपसे कहें सच दैट Z1 इज इक्वल टू लेमडा Z2 प्लस Z3 अपॉन लेमडा प्लस 1, ठीक है बेटा, जहां लेमडा बिलोंग टू R। अब क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम बेटा BC। क्या आंसर होगा, किसी का जवाब अभी तक क्यों नहीं आया, क्या आंसर होगा, किसका जवाब आया है, एस तरफा 0, क्यों बेटा, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। इसलिए बेटा ये वही आपका सेक्शन फार्मूला है, लेमडा इज टू 1, करेक्ट। यानी देखो Z1 इक्वल टू, आपने कहा दैट इज Z1 इक्वल टू लेमडा Z2 प्लस Z3 अपॉन लेमडा प्लस 1, यानी बेटा Z1 बोलो डिवाइड्स Z2 एंड Z3 इन रेशियो ऑफ लेमडा इज टू 1। इसका मतलब Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर, बोलो री, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम लाइन BC इज इक्वल टू 0, करेक्ट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हम बेटा, फटाफट नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा अगला सवाल क्या है, आप जल्दी से देखिए, क्या मैसेज आ रहा है बेटा,
हाँ तभी डिस्टेंस 0 होगा ना, ए खुद बी सी पे होगा, हाँ खुद होगा वो अपने आप। चलो ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन, देखो बेटा, कंसीडर स्क्वायर ए बी सी डी सच दैट, ऐसा कहा था, लेट ए Z1, ठीक है ना, बी Z2, ठीक है बेटा, सी Z3 एंड डी Z4 are the vertices of a square ABCD। यानी A रिप्रेजेंट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से, B रिप्रेजेंट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से, C Z3 से, और बेटा D Z4 से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, एक्सप्रेस Z3 and Z4 and Z4 in terms of ठीक है बेटा, in terms of Z1 and Z2। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, बस किया क्या था, Z1 Z2 की जगह, ठीक है ना, कुछ नंबर दे दिया था, ठीक है ना, जैसे 1+ आयोटा वगैरह वगैरह। और यहाँ बेटा, हाँ देखो समझो बेटा, एक सेकेंड, ऐसा नहीं, एक सेकेंड देखिए, ध्यान दो बेटे, यानी ये एक स्क्वायर है, देखो समझो बात को, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन देंगे बेटा, ठीक है ना, आपसे कहा जाए दे बेटा, ये एक स्क्वायर है, हम आपसे कहें दिस इज ए और दैट इज, देख बेटा ध्यान देना, आप आपसे कहा जाए ये स्क्वायर मान लो आप, ये है ए जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ए है बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को, और सी है जो Z3 को, और बेटा यहाँ पर आपसे कहा जाए ये डी है जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z4। देखिए बेटे, यहाँ पे अगर सेंटर ओरिजिन होता तब तो आसान बहुत सवाल था, ई पाई बाय, यहाँ सेंटर ओरिजिन नहीं है। हाँ इतना जरूर है, हम आपसे कहें ये जो एक बेटा हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, तो आपको पता है अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ कितना होगा, A√2 हो जाएगा, और ई एंगल बेटा कितना होगा, π/4। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दिया, ठीक है ना। यानी बेटा अब देखिए, अगर आप ए बी वेक्टर को रोटेट करोगे π/4 एंगल, कहा, एंटी क्लॉक में, लेकिन दोनों का मॉड बेटे क्या है, इक्वल, बराबर बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, बोलो बेटा, कोनी मेथड Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1 इज इक्वल टू मॉड Z3 - Z1 अपॉन मॉड Z2 - Z1 e की पावर आयोटा π/4। हाँ या ना, अरे बोल भाई, ठीक है ना। यानी आप ऐसा कर सकते हो, AC वेक्टर इक्वल टू AC का मैग्नीट्यूड अपॉन AB का मैग्नीट्यूड इनटू AB को बेटे हम यहाँ नीचे ले आ लिए, ठीक है ना। यानी इसका मतलब Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1, दे बेटा, अब ये कितना होगा, A√2 अपॉन कितना ए हो गया, और दिस इज, बोलो भाई, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, बोल बेटा, यानी Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1 इक्वल टू, अब दे बेटा ये कितना हो गया, ए कैंसिल हो गया, √2 इंटू बेटे ये कितना हुआ, बोलो, cos π/4 प्लस
आयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक है बेटा, ये हो गया। यानी अब यहां से देख बेटे, अब थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। आप इतना पहले नोट करो बेटा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। और अब देखिए, यहाँ के बाद आप केवल बेटे कैलकुलेशंस बचती हैं। यानी क्या लिखोगे आप, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू, दे बेटा cos पाई बाई 4 मीन्स 1/√2 1/√2, यानी ये बन गया 1 प्लस आयोटा। यानी बेटा अब Z3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू 1 प्लस आयोटा। ये बेटा आपका आंसर आ गया। यानी आपने Z3 को Z1 और Z2 के टर्म्स में लिख दिया। सिमिलरली आप Z4 को भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आपको बेटा हम होमवर्क दे रहे हैं, जैसे हमने यहाँ रोटेशन दिया ऐसे आप ये डायगोनल ड्रॉ करके रोटेशन आप दे सकते हो। यानी Z4 को भी लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ Z2 और Z1। और बेटा देखो, नोट करिए पहले इतना, क्वेश्चन क्या था कि Z3 Z4 को हमें इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 करना था। ठीक है, यहाँ बेटा Z4 का आंसर आ जाएगा, दैट इज Z1 प्लस आयोटा टाइम्स Z2 माइनस Z1। ठीक है ना, जैसे हमने बेटा Z3 लिखा, अब वैसे ही आप क्या लिखो, Z4 लिखो। आप क्या लिखो बेटा, Z4 लिखो। ठीक है, जल्दी करिए, आपका ये आपका होमवर्क होगा, ये आप पूरा करते रहना। ठीक है, चलो हम बात करें बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन है बेटा, द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू, ऐसा कहा जाए बेटा, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z satisfy mod Z minus 5 iota upon Z plus 5 iota is equal to 1, then Z lies on, पहला ऑप्शन है रियल एक्सिस, बेटा बी है द लाइन y is equal to 5, y is equal to 5, सी है बेटा सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी 0 0, और डी है बेटा नन ऑफ दिस। आपका जवाब क्या होगा, जल्दी करो, टाइम मेरे पास कम है बेटा। आपका जवाब क्या होगा, अब तक तो आंसर आना चाहिए बेटा। देखो क्या कंडीशन है, देखो मॉड Z माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू मॉड Z प्लस 5 आयोटा, यानी लोकस क्या होगा, अरे 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यही होगा ना। देख बेटे, अब आपसे कहा जाए अभी तक आंसर क्यों नहीं आया, देखो बेटा ये पॉइंट होगा 5 आयोटा और यहाँ कहीं होगा -5 आयोटा। अब देखिए, अब Z की डिस्टेंस 5 आयोटा और -5 आयोटा से बराबर है, इसका मतलब बेटा Z कहाँ लाई करेगा, Z लाई करेगा रियल एक्सिस पे, यानी आंसर क्या हुआ, ए, करेक्ट, रियल एक्सिस यानी आंसर इज ए। समझ गए बेटा, अब यहाँ अगर होगा तब भी आप कहोगे डिस्टेंस क्या बेटे बराबर होगी, ये देखते जाओ आप। ठीक है ना, यानी यहाँ होगा तब भी बेटा डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। देखो बेटा, यानी आपसे कहा जाए इस तरह से, यानी इस केस में बेटा Z यहाँ होगा या यहाँ होगा,
या यहाँ होगा, यहाँ होगा, and z lies on real axis. z lies on real axis. ठीक है बेटे, चलो अब ये क्लास में खत्म कर रहा हूं। आपको बेटा अभी 12:05 हो रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स आपको फिर से ज्वाइन करना है। ज्वाइन अगेन, मैं यहाँ लिख देता हूं, ज्वाइन अगेन बेटा, ठीक है, चलो।